मैं खुद भी शहरयार की तरफ से ऐसी किसी फरमाइश की तवक्को नहीं कर रहा था। फिर उसने धीरे से सरगोशीनुमा आवाज़ में मुझसे कहा, "अब जाइएगा नहीं, मुझे आपको कुछ बताना है बहुत ज़रूरी।" मगर तब तक नवाब तैमूर हमारे करीब आ चुका था। इसने बेटे से कहा, "ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, ये कमाल साहब के मेहमान हैं और इनकी यकीनन और भी बहुत सी मसरूफ़ियात होंगी।" शहरयार ने मायूसी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे तसल्ली दी, "मैं अभी कुछ रोज़ और यहीं हूँ, तुमसे फिर मुलाकात होगी।" शहरयार अपने बाप के साथ हमें कारपोच तक छोड़ने आया और मुझसे दोबारा आने का वादा लेकर वापस लौट गया। नवाब तैमूर के चेहरे पर अभी तक हैरत के आसार नुमायां थे। इतने सालों में पहली बार शहरयार ने खुद किसी को घर आने की दावत दी है। दावत देना दूर, वो तो आप किसी से बात भी नहीं करता। लगता है जो दम आपने इस पर हमारे सामने नहीं किया, वो कमरे में जाकर कर दिया। अब आपको दोबारा आना होगा यहाँ। मैंने सालों बाद अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान देखा है। इसकी माँ तो खुशी से निहाल हो जाएगी। ये देखकर मैंने नवाब से वादा किया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। उसे क्या खबर थी कि मैं महरू के मिलने तक 1000 बार इस घर के चक्कर काट सकता था। हमें घर वापस भी उसी गाड़ी ने छोड़ा जिसमें हम आए थे। कमाल साहब रास्ते में तो ड्राइवर और मुहाफ़िज़ों की वजह से चुप रहे, मगर घर दाखिल होते ही इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सामने बिठा लिया। "ये क्या माजरा है अब्दुल्ला मियाँ? पत्थर भी तुम्हारे सामने बोल पड़ते हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने इस नवाबज़ादे पर कि चंद लम्हों की मुलाकात में तुम्हें ठहराने के लिए मचल उठा?" मैंने शहरयार पर कोई जादू मंतर नहीं पढ़ा कमाल साहब, बस उसके दिल की कुछ बातें अपने दिल के साथ बांटी। इंसान को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके अंदर फैले घुटन और गुबार को बातों की सूरत सुनने वाले एक अच्छे सामे की होती है। मैं बस कुछ देर के लिए वही सामे बन गया था और कुछ नहीं किया मैंने। कमाल साहब को जैसे यकीन नहीं आया, जाने ये समात का क्या सा हुनर है जो उसके माँ बाप आस पास के लोगों के पास नहीं। बहरहाल तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। मैं चुप रहा। मैं उन्हें क्या बताता कि ये हुनर मैंने सुल्तान बाबा के साथ मीलों मेल सफ़र के दौरान थोड़ा बहुत सीखा था। वो कहा करते थे कि हर इंसान की एक कुंजी होती है जिससे वो जल्द या बदेर खुल जाता है। हमारा कमाल ये है कि हम बहुत सी कुंजियों के गच्छे में से वो चाबी ढूंढ निकालें जिससे इस इंसान के दिल पर लगा ताला खुलता है। मैंने तो सिर्फ शहरयार की मनपसंद बात की थी। मैं नहीं जानता था कि इस पर इन बातों का इतना गहरा असर होगा कि वो अगली शाम ही महल से मेरे लिए दूसरा बुलावा आ जाएगा। मैं अपने कमरे में बैठा बफ़खान के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि वो अब तक नवाबपुर क्यों नहीं पहुंचा। खुदा न ख्वास्ता किसी मुश्किल में ना गिरफ्तार हो गया हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कमाल साहब हड़बड़ाए से कमरे में दाखिल हुए। लगता है अब मुझे इन हैरतों की आदत डाल लेनी चाहिए। "अब्दुल्ला मियाँ, वो महल से तुम्हारे लिए गाड़ी आई है। तुम्हें नवाबजादा शहरयार ने शाम की चाय की दावत भेजी है और इस बार मैं मदहूर नहीं हूँ।" कमाल साहब की मासूमाना शिकायत सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। "अच्छा, तो फिर आप उन्हें जाकर साफ मना करते हैं कि मैं अपने मेज़बानों की इजाज़त और इन्हें साथ लिए बिना कहीं नहीं जा सकता।" मेरा कतई फैसला सुनकर कमाल साहब हंस पड़े। "अरे नहीं, मैं तो यूं ही दिल लगी कर रहा था। मैं तो खुद ये फैसला किए बैठा था कि अगली बार अगर वहाँ से मेरे लिए बुलावा आया भी तो मैं किसी बहाने इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरी मौजूदगी में वो लोग तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारा तनहा जाना ही बेहतर है।" कमाल साहब इतने वज़ादार इंसान थे कि इन्होंने अब तक मुझसे ये कुरेदने की कोशिश भी नहीं की थी कि आखिर मुझे नवाब तैमूर से ऐसा क्या काम था जिसके लिए मैं ये सारे पापड़ बेल रहा था। शायद वो जानते थे कि वक्त आने पर मैं उन्हें खुद सब कुछ बता दूंगा। जब मैं नवाब के महल में दाखिल हुआ तो दो मीनारों के पीछे कहीं धूप ढल रही थी। इस बार मुझे पोर्च के बजाय महल के अगले हिस्से में उतारा गया, जहाँ एक वसी और अरीज लॉन में शहरयार अपना कैनवस सजाए बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। नवाब तैमूर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे देखकर शहरयार का चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा और सलाम दुआ के बाद बोला, "अम्मी जान मुझसे बहुत नाराज़ हो रही थीं कि मुझे आपको लेने खुद जाना चाहिए था,
मगर आपके आने से पहले अपनी एक पेंटिंग मुकम्मल करके आपको दिखाना चाहता था। कल रात से इसी को बस आखिरी टच दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा इस तरह अचानक बुलाना बुरा नहीं लगा होगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं, हम फ़कीरों को ऐसे शाहाना बुलावों और इस्तकबाल की आदत नहीं होती। शहरयार ने मुझे अपनी नई पेंटिंग दिखाई। ये उसके अपने महल के किसी झरोखे या बालकोनी की तस्वीर थी, जिसमें एक खूबसूरत मगर उदास लंबे स्याह बालों वाली लड़की खड़ी दूर सब्ज़ारों की तरफ देखते हुए किसी का इंतज़ार कर रही थी। तस्वीर की जुज़ियात इस कदर मुकम्मल थीं कि मैं खुद अपने लम्हों के लिए उस ढलते शाम, सरकती धूप, झरोखे और वहाँ इस्तादा लड़की के इंतज़ार में खो सा गया। बहुत खूब, तुमने इस लड़की के इंतज़ार की शिद्दत और उदासी पल भर में मुझे महसूस करवा दी है, लेकिन शायद ये तो तुम्हारे इस महल की कोई खड़ी खिड़की या चिलमन है। शहरयार ने खुश होकर मेरी तरफ देखा। मैं जानता था कि सिर्फ आप ही हैं जो इस तस्वीर में छुपे कर्व को महसूस कर पाएंगे। हाँ, ये इसी महल के एक कमरे की खिड़की है जो पिछली तरफ यहीं इस बाग में खुलती है। वो देखें, वो रही। शहरयार ने एक जानिब इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि कोई निस्वानी ह्योला एक झटके से उस खिड़की के पर्दे के पीछे से उजलत में दूर हटा है। मैंने शहरयार की तरफ देखा। और ये लड़की कौन है? क्या इस घर में रहती है? ये भी? शहरयार ने एक गहरा सांस लिया। हाँ, कभी रहती थी, शायद 1.5 सदी कबल, मगर मुझे अब भी दिखाई देती है। अंधेरा होते ही इस घर के पुराने मकीन अपने अपने कमरों से निकल आते हैं, आपस में बातें करते हैं, अपने मामूलात निपटाते हैं और फिर सुबह से पहले वापस पलट जाते हैं। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन ना आए, कोई भी यकीन नहीं करता। सब मुझे नीम पागल समझते हैं। आपसे भी मेरा यही तारुफ करवाया गया होगा यहाँ बुलाने से पहले, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये सब देखता और महसूस करता हूँ। अब आपकी मर्जी के आप भी दूसरों की तरह मेरी बातों को वहम, पागलपन समझकर मेरे इलाज की फिक्र करते हैं, या फिर इतने में नौकरों ने चाय के लिए पूछा। शहरयार का तसलसल टूट गया। मैंने उसे यहीं बाहर चाय लगवाने का कहा। मैं नहीं चाहता था कि हम इस जगह से किसी और जगह जा बैठे। कभी कभी जगह की मुंतकिली भी ख्यालात की रूह मुंतशिर कर देती है। हमारा रवैया बदल जाता है और हम वो इंसान नहीं रहते जो कुछ देर कबल किसी और जगह थे। माहौल इंसान की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। मैंने शहरयार को बात जारी रखने का कहा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी मुझ पर कोई दम दरूद करने के लिए बुलाया गया है तो मेरे माँ बाप को मायूस न कीजिएगा। उन्हें जाते जाते ये तसल्ली ज़रूर दे दीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। वो दोनों मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और मैं इन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे, और अगर वाकई मुझे वहम करने, ख्वाब देखने की कोई बीमारी है तो मेरे लिए ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। शहरयार ने बात ख़त्म की तो दोनों के प्याले में पड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। आज नवाब साहब घर पर नहीं थे और शहरयार ने किसी नौकर को भी हमारी तन्हाई में मुखल होने से सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए वहाँ हमें ताज़ा चाय पेश करने वाला भी कोई नहीं था। शहरयार अपनी बात ख़त्म करके यूं खामोश बैठा था जैसे कोई मुजरिम जुर्म का इकरार करने के बाद सज़ा सुनने के इंतज़ार में बैठा हो। वह अपनी दीवानगी का इजहार कर चुका था और अब मुझसे किसी नसीहत, दुआ या तासुफ नुमा हैरत की तवक्को कर रहा था। मगर मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, इस लड़की का नाम क्या है? शहरयार हैरत से उछल पड़ा। जी नाम? हाँ भाई, जो तुम्हें रोज़ दिखाई देती है, तुम्हारे कमरे की बालकनी में खड़ी रहती है, इसका कोई नाम? ये नाम भी तो होगा, किसी ने उसे पुकारा होगा कभी। जी जी बिल्कुल पुकारा है। शहरयार है, यकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। बिमला देवी नाम है उसका, हिंदू खानदान से है। इसका मंगेतर अशोक ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर अपने पोस्टिंग पर गया हुआ है, मगर काफ़ी अरसे से इसकी कोई खबर नहीं है, इसलिए बिमला अपने कमरे के झरोखे में खड़ी उसकी राह तकती रहती है। शहरयार ने बात ख़त्म करके मेरी तरफ चोर नज़रों से देखा, जैसे उसे अब एक बेसाख्ता कहका सुनने की उम्मीद हो। लोग ऐसी बातें सुनकर अमूमन ज़ोरदार कहका ही तो लगाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये सब किरदार जो तुम्हें नज़र आते हैं, बिमला, उसका ख़ानदान वगैरह, क्या उनमें से कभी किसी से तुमसे बात करने की कोशिश की है, या कभी वो तुम्हें देखकर
ठटके या चौंके हैं। नहीं, वो मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक़ रहते हैं। जैसे मैं वहीं हूँ ही नहीं, या मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं शहरयार की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। क्या सोच रहे हैं आप? क्या वाकई मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, या मुझ पर किसी आसेब का साया हो गया है? मैंने गौर से शहरयार की तरफ देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ दिखाई देता है। आधी रात को बैठे बिठाए इस महल में इन किरदारों के लिए कभी दिन भी निकल आता होगा, और रात में भी तुम्हें इनकी दिन या शाम या किसी भी गुजरे वक्त के लम्हे दिखाई देते होंगे। उस जमाने की गाड़ी या बग्गी आकर दरवाजे पर रुकती होगी। बिमला की माँ इसे आवाज़ें देती सीढ़ियाँ चढ़कर आती होगी। सामने आंगन में पेड़ के नीचे बच्चे खेलते शोर मचाते होंगे। नौकर नौकरानियाँ इधर उधर भागते काम करती दिखाई देती होंगी। घर में कभी होली तो कभी दिवाली के त्यौहार मनाए जाते होंगे। ग्रामोफोन पर कज्जन बाई के गीत गूंजते होंगे। बिमला के कमरे में खिड़कियों पर पड़े हल्के रंग के पर्दे हवा से लहराते होंगे। इसके बयाज किताबें मेज़ और रैक पर बिखरी पड़ी रहती होंगी, और बालों को बांधने वाला क्लिप तकिए के सफ़ेद गलाफ से बाहर झांकता मिलता होगा। बिमला को कमरे के फर्श पर नंगे पांव चलने की आदत होगी, और इसके स्लीपर हमेशा बिस्तर तले पड़े होते होंगे। यकायक शहरयार जल्दी से अपनी जगह से उठा, और इसने तड़प कर मेरे हाथ पकड़ लिए। हाँ हाँ, 100% सद दुरुस्त, यही सब कुछ तो मुझे नजर आता है, मगर मगर आपको ये सब कैसे पता? क्या क्या आपको भी यहाँ ये सब नजर आ रहा है? मतलब ये मेरी नज़र का धोखा नहीं है। आप पहले कहाँ थे? कोई तो होता जो मेरी गवाही देता, मेरी बात को समझता। बताएं ना, क्या आपको भी ये सब दिया यहाँ? नहीं, मैंने खुद ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपना तख़य्युल बयान किया है तुमसे। मैं एक आम इंसान हूँ। तब भी सिर्फ तुम्हारी बातें सुनकर मेरे तख़य्युल में ये सब आ गया। तो तुम तो फिर एक आर्टिस्ट हो। तो सोचो तुम्हारे तख़य्युल की परवाज़ कितनी ऊंची होगी। शहरयार ने मायूसी से मेरी तरफ देखा। तो क्या ये सब मेरा तख़य्युल है? ये किरदार मेरे अपने ज़हन के गढ़े हुए हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और एक बात और, जो हमारे तसव्वुर में आता है वो कहीं न कहीं मौजूद होता है, जिसका कोई वजूद नहीं, इसका तख़य्युल भी नहीं। लेकिन इतना मुकम्मल तख़य्युल कैसे? शहरयार अभी तक उलझा हुआ था। मैंने इसे मिसाल दी। कुछ साल पहले अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा ने अपनी एक तहकीक के दौरान चंद अनजानी आवाज़ों की लहरें पकड़ कर रिकॉर्ड कर ली थीं। इन आवाज़ों की हकीकत जानने के लिए माहिरीन लिसानियत की एक पूरी टीम बैठा दी गई, जिसने महीनों की मेहनत तहकीकात के बाद इतना राज पा लिया कि ये कदीम इब्रानी ज़बान की बोली की आवाज़ें थीं। मगर इब्रानी ज़बान के माहिरीन ने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि ये इब्रानी बोली अब तकरीबन मतरूक हो चुकी है। लिहाजा इसे डी कोड करने के लिए सारी दुनिया से इब्रानी ज़बान के मुहक्किक जमा किए गए, जिन्होंने दिन रात की रिसर्च के बाद आखिरकार वो ज़बान समझ कर ये ऐलान किया कि ये चंद लोगों की आवाज़ है जो आपस में किसी जानवर खर के मरकर जिंदा होने के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर महीनों बाद जाकर ये उकदा खुला कि गालिबन ये आवाज़ हज़ारों साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की हैं, जो किसी नबी के मोजज़े के बारे में होने वाली बातचीत पर मबनी है। इस तहकीक से ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई कि आवाज़ की लहरें खला में हमेशा तैरती रहती हैं। साइंस कहती है कि एनर्जी या तवानाई कभी ख़त्म नहीं होती, अपनी इकसाम बदलती रहती हैं। आवाज़ की लहर भी एनर्जी की एक किस्म है जो कभी फना नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह आवाज़ की लहरें खला के दोष पर तैरती रहती हैं, इसी तरह तस्वीर की लहर भी तो ज़िंदा रहती होगी। हमारे चलने फिरने की ये मुतहर्रिक तस्वीरें भी लम्हात गुजर जाने के बाद कुदरत के किसी न किसी कैनवस या कैमरे की फिल्म में कैद हो जाती होंगी। अब तो वीडियो टेक्नोलॉजी ने बहुत सी गिरहें खोल दी हैं। आप जब चाहें तस्वीर को आगे या पीछे रिवाइंड या फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लाइव हो या उस लम्हे की तस्वीर भी नशर होती है, और हम से हज़ारों लाखों मील दूर बैठे लोग या मंजर हमें इस लम्हे जीते जागती दिखाई देते हैं। तो बस ये समझ लो कि जो गुजर चुका इसकी भी
پوری فلم بنی پڑی ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی وہ آواز پکڑنے والی ٹائم مشین نہیں جو ہمیں ان گزرے لمحوں کی فلم دکھا سکے۔ مگر انسان ذہن قدرت کی ایجاد کردہ بہت بڑی ٹائم مشین ہے۔ وہ کسی ایجاد کی مدد کے بغیر بھی ہمیں ماضی کے لمحوں کے سیر کروا سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو آنے والے واقعے یا وقت کی جھلکیاں خواب میں یا کھلی آنکھوں سے بھی دکھائی دے جاتی ہیں۔ یہ کائنات اللہ کا بنایا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، جس کی تحقیق اور کھوج کے ہمیں نہ صرف بار بار تلقین کی گئی ہے بلکہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ مگر افسوس، ہم خواب غفلت میں گرے تمام عمر صرف دنیاوی جمیلوں اور روٹی کپڑا مکان کی جستجو ہی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں نظر آتا ہے وہ اس حویلی کا کوئی ماضی کا لمحہ ہو، چند تصویری فریم ہوں جو تمہارے ذہن پکڑ پا رہا ہے، مگر ہم سب اس سے قاصر ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، لہٰذا خود کو الجھانے کی کوشش مت کرو۔ شہریار دم بخود سا بیٹھا میری ساری بات سنتا رہا۔ رات بیت رہی تھی، نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ نواب صاحب واپس تشریف لا چکے ہیں اور کھانے کا وقت بھی گزر رہا ہے۔ میں نے شہریار سے اجازت چاہی مگر وہ نہ مانا۔ نواب صاحب کھانے کے لیے میز پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ لگتا ہے آج نواب شہریار نے آپ کو بہت مصروف رکھا۔ سنا ہے گزشتہ 4 گھنٹے سے آپ دونوں پچھلی لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھائی، ہم سے تو شہریار نے پورے سال میں شاید چند منٹ ہی بات کی ہوگی۔ اتنے میں ایک خادمہ سر جھکائے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ حضور، نواب بیگم آنے کی اجازت چاہتی ہیں۔ نواب نے جلدی سے کہا۔ ہاں ہاں وہی، کیوں نہیں، ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کھانے پر ان سے کہو آ کر مہمان سے مل لیں۔ کچھ ہی دیر میں نواب کی بیگم ہال میں داخل ہوئیں، ایک پروقار، حسین اور مہذب خاتون۔ شہریار نے جلدی سے اٹھ کر ماں کے لیے کرسی کھسکائی اور وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ معذرت چاہتی ہوں، آج شہریار نے آپ کا سارا وقت لے لیا، مگر آپ اطمینان رکھیں، آپ کے میزبان کو اطلاع کر دی گئی ہے کہ وہ دیر ہونے کی صورت میں آپ شب یہیں بسر کریں گے۔ سچ پوچھیں تو ہم سب کے لیے یہی خواہش ہے کہ آپ ہمیں مزید خدمت کا موقع دیں۔ شہریار ماں کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ آپ رک رہے ہیں نا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات زیادہ دیر تک آپ کے کان نہیں کھاؤں گا۔ شہریار کے ماں باپ اپنے بیٹے کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد شہریار کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نواب اور بیگم بیٹھے رہے۔ خاتون نے شکریہ ادا کرنا چاہا مگر ان کی آواز لرز سی گئی۔ میرا بیٹا آپ کے آنے سے ایک بار پھر جی اٹھا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ خدا کرے کہ اس کی ہونٹوں سے یہ مسکراہٹ اب کبھی جدا نہ ہو۔ نواب تیمور نے مجھ سے پوچھا، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہمارا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ آپ کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ذہنی عارضہ یا نفسیاتی مرض لاحق نہیں ہے اسے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شہریار عام لڑکوں کے مقابلے میں کچھ خاص ہے۔ شاید اسے قدرت کی طرف سے کچھ عطا ہے اور اس جیسے ایسے کئی فرزانے ہیں جنہیں شاید دنیا آج بھی دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتی ہے۔ یہاں اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے فیصلے کرنے کا رواج ہے۔ نواب نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے سب بتا دوں گا۔ آپ فی الحال ایک کام کریں، کسی طرح اپنے محل کی تقسیم بند سے بھی قبل کی تاریخ نکلوائیں۔ یہاں آپ کے آباء و اجداد سے قبل کوئی ہندو خاندان رہتا تھا شاید، ہو سکے تو اس خاندان کی ساری تفصیلات معلوم کروائیں، اور یہ کام جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ نواب نے رات ڈلنے کی وجہ سے زیادہ بحث نہیں کی اور مجھے شب بسری کے لیے خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ مگر میں وہ رات سو کر ضائع کرنے والا کب تھا بھلا؟ میں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ آج رات سب کے سو جانے کے بعد مہروں کی تلاش میں محل چھانوں گا۔ گھڑی نے رات کے 3 بجائے تو میں آہستہ سے دروازہ کھول راہداری میں نکل آیا۔ یہ مہمان خانے کا خاص حصہ تھا اور راہداری میں کمروں کی ایک طویل قطار تھی، مگر زیادہ تر کمرے بند تھے۔ میں ایک کمرے کے دروازے چیک کرتے آگے بڑھتا رہا۔ تبھی مجھے ایک کمرے میں کچھ غیر معمولی آہٹ محسوس ہوئی، شاید کوئی اندر موجود تھا۔ میں نے بے چینی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔